हेलो दोस्तों, अचीवर्स पॉइंट स्टडी चैनल से मैं विष्णु बेनीवाल आपकी सेवा में एक बार फिर से हाजिर हूँ। आज आपके लिए मैं अपने पिटारे में लेकर आया हूँ सिविक्स के पहले चैप्टर पावर शेयरिंग का तीसरा पार्ट। दोनों पार्ट जारी किए जा चुके हैं और आप उसको देख भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं, इसलिए अब इसका तीसरा हिस्सा हम लेकर आए हैं और इसके अंदर हम डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ना, कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जिन भी दोस्तों ने इसको सब्सक्राइब कर लिया है वो अपना बेल आइकन, इस यूट्यूब चैनल का बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले आज इस वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम सिर्फ दो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसमें सबसे पहला टॉपिक है पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है। हर कोई पावर शेयरिंग क्यों चाहता है, इसकी इच्छा क्यों की जाती है कि पावर शेयर की जानी चाहिए। और दूसरा है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, कि जब इतनी डिमांड है कि पावर शेयरिंग की जानी चाहिए तो एक्चुअल फॉर्म के अंदर पावर शेयरिंग किस तरह से की जाती है, यानी किस किस तरह से की जाती है, वो सारे फॉर्म्स या टाइप्स हम इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए डिटेल में हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग डिजायरेबल क्यों है, इसके पीछे दो तरह के रीजन आते हैं। ठीक है, पावर शेयरिंग के फेवर में दो तरह के रीजन है और वो कौन से है। सबसे पहला है प्रूडेंशियल रीजन। अब ये प्रूडेंशियल क्या होता है? प्रूडेंशियल का मतलब होता है किसी भी चीज को नफे और नुकसान यानी लाभ और हानि के हिसाब से मेजर करना। ठीक है, तो यानी कि ऐसे कौन से रीजंस है जो फायदेमंद है। ठीक है, तो उनके कारण भी पावर शेयरिंग की डिजायर की जाती है। तो यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं कि पावर शेयरिंग अच्छी है क्योंकि इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ऐसा कोई भी शायद वर्ल्ड के अंदर देश नहीं होगा जो कि होमोजीनियस होगा। ठीक है ना, सारे हेट्रोजीनियस सोसाइटी है जिसके अंदर डिफरेंट सोशल, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में हेट्रोजीनियस सोसाइटी है जिसमें डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो इन सोशल ग्रुप्स के अंदर आपस में झगड़ा ना हो। ठीक है, इसके लिए पावर शेयरिंग जरूरी है क्योंकि पावर शेयरिंग झगड़ों की संभावना को कम कर देती है। ठीक है, और नंबर 2 हम पढ़ेंगे, यह पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है। ठीक है, कि पावर शेयरिंग जब होगी तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसके अंदर स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और अगर पावर शेयर नहीं करेंगे, जैसे कि श्रीलंका के अंदर जो सिन्हाला पीपल थे उन्होंने तमिल लोगों से पावर शेयर नहीं की, तो वहां पर जो है राजनीतिक तौर पर देश के अंदर कितना ज्यादा उथल पुथल हुआ और देश को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। ठीक है, तो अगर पावर शेयरिंग कर लेते तो वहां पर पॉलिटिकल ऑर्डर जो है वो स्टेबलाइज हो जाता। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वहां पर इलेक्शन होते और गवर्नमेंट अच्छे से वर्क करती। ठीक है, तीसरा है इट एनहांस द यूनिटी ऑफ नेशन। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर पावर शेयरिंग करेंगे तो उस देश की एकता बनी रहेगी। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बेल्जियम का। ठीक है, कि बेल्जियम के अंदर वहां के लीडर ने अपनी इंटेलिजेंस को शो किया और डिफरेंट सेक्शन जो थे, चाहे वो फ्रेंच स्पोकन पीपल थे या डच स्पोकन पीपल थे, उनके साथ पावर शेयर की। तो बेल्जियम क्या है, एक पीसफुल कंट्री है, वहां पर यूनिटी बनी हुई है, सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, बेल्जियम की यूनिटी बढ़ गई और इतनी शांति स्थापित हुई कि जब यूरोपियन यूनियन बना तो उसकी शांति से इंस्पायर होकर उन्होंने यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ही ब्रुसेल्स को बना दिया। इससे बड़ी और क्या सबूत होगा यूनिटी को बनाए रखने का। ठीक है, तो इसका मतलब पावर शेयरिंग जो होती है वो नेशन, किसी भी देश की यूनिटी को एनहांस करती है, इंक्रीज करती है, बढ़ाती है। उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ रीजन आ जाता है मोरल रीजन। ठीक है, मोरल रीजन होता है कि मोरालिटी के बेस पर हम क्या कहते हैं। ठीक है, मोरालिटी के बेस पर क्या रीजन है जो पावर शेयरिंग के फेवर में। सबसे पहले तो क्या है कि पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की मेन भावना ही पावर शेयरिंग है। अगर पावर शेयर नहीं होगे तो लोकतंत्र कैसा होगा, डेमोक्रेसी कहीं नहीं जाएगी। जैसे चाइना के अंदर हम देख सकते हैं सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो ऑब्वियसली वहां पर जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है वो किसी के साथ पावर शेयर ही नहीं करती, तो क्या वो एक रियल सेंस के अंदर डेमोक्रेसी कहलाएगी? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट,
एक डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास ये अधिकार होता है कि उनसे ये कंसल्ट किया जाए कि उनके ऊपर कैसे शासन किया जाना चाहिए। ठीक है, कि एक डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास ये अधिकार होता है कि उनके साथ कंसल्ट किया जाए। ठीक है, कि उनसे कोई भी डिसीजन लिया जाए तो उनकी भावनाओं का ख्याल रखा जाए, उनकी इच्छाओं का, एक्सपेक्टेशंस का, नीड का जो है वो हमने आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर पढ़ा है। ठीक है, कि वो नीड्स और एक्सपेक्टेशन को जो है पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से कंसल्ट ही हो रहा है, वो लोगों की कंसल्टेंसी के अकॉर्डिंग ही वहां पर जो है शासन किया जाता है। थर्ड, नेक्स्ट टॉपिक है, कोई भी लेजिटिमेट गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट है जिस गवर्नमेंट के अंदर सिटीजन्स को पार्टिसिपेशन के जरिए सिस्टम में एक स्टेक यानी एक पार्ट, अपना एक रोल अदा करने का मौका मिले। ठीक है, ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट इज वन वेयर सिटीजन्स अक्वायर ए स्टेक इन द सिस्टम थ्रू पार्टिसिपेशन, कि लोग सिस्टम का हिस्सा बनते हैं कैसे, पार्टिसिपेशन के जरिए। तो ऐसी कोई सरकार है तो वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहलाएगी और वैलिड वो गवर्नमेंट कहलाएगी। और ऑब्वियसली जब लोग सिस्टम के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे तो वो क्या है, पावर शेयरिंग है। ठीक है, इसलिए भी पावर शेयरिंग जो है उसकी बार बार इच्छा की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। आज की मॉडर्न डेमोक्रेसीज के अंदर पावर शेयरिंग अरेंजमेंट जो है अलग अलग तरह के होते हैं और जो मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आ जाता है हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर। पावर को सरकार के डिफरेंट ऑर्गन्स जो सेम लेवल पर होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनके द्वारा शेयर किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर का मतलब एक ही लेवल पर है। ये तीनों जो गवर्नमेंट के ऑर्गन हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, उनका लेवल एक ही है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप ऑफ पावर यूज करते हैं सेम लेवल पर। कैसे, लेजिस्लेचर क्या करता है, कानून बनाता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो मंत्रिमंडल होता है वो क्या करता है, उसी कानून को वो लागू करते हैं, इंप्लीमेंटेशन का काम है इसका। और जुडिशरी क्या करता है कि जो लॉ बनाए गए हैं उसके आधार पर लोगों के साथ जस्टिस करना। ठीक है, सेम लेवल पर है तीनों, लेकिन तीनों का वर्क जो है वो अलग अलग है, इसलिए हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर कहा जाता है। और इसको हॉरिजॉन्टल शेयरिंग ऑफ पावर इसलिए कहा जाता है कि गवर्नमेंट के जो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं वो सेम लेवल पर डिफरेंट पावर को एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, और ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि कोई भी ऑर्गन जो गवर्नमेंट का है वो अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज ना करे, यानी किसी भी ऑर्गन के पास हद से ज्यादा पावर ना हो। ठीक है, और ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, और हर ऑर्गन जो है दूसरे ऑर्गन की पावर को रोकता है, इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, कैसे, अगर लेजिस्लेचर जो है अगर कोई किसी भी टाइप का इस तरह का गलत कानून बनाए तो उसको एग्जीक्यूटिव जो है इंप्लीमेंट करने से मना कर सकता है, या जुडिशरी जो है उस कानून के ऊपर जो है कोई निर्णय दे सकता है और जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, और उसी तरह सुप्रीम कोर्ट पर कोई भी मतलब कंट्रोल करने के लिए जुडिशरी क्या है, वो अपने यहाँ कोई कानून, नया कानून पास कर सकते हैं। तो इस तरह से तीनों ही ये जो डिपार्टमेंट है एक दूसरे की एक्सेसिव पावर को रोकने का काम करते हैं, इसीलिए यहां पर कहा गया है ईच ऑर्गन चेक्स द अदर, यानी कि हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को रोकता है एक्सेसिव पावर यूज करने से। नॉर्मल कामकाज में वो दखलंदाजी नहीं करते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर। वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर कब होती है, जब डिफरेंट लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उनके बीच में पावर शेयरिंग होती है। जैसे यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, रीजनल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, अपने देश के अंदर एग्जांपल ले जा सकते हैं, जैसे पूरे देश के लिए जो सरकार होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और हर एक स्टेट की जो अपनी अपनी सरकार होती है वो स्टेट गवर्नमेंट कहलाती है। और रीजनल गवर्नमेंट अपनी आगे पंचायत लेवल की, चाहे वो ग्राम पंचायत है, म्युनिसिपल कम्युनिटी, म्युनिसिपैलिटी है या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ये सारे ही रीजनल गवर्नमेंट के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और ऐसे कंट्रीज जहां पर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन इन अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट की पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली लिखी होती है। तो इस तरह से इन तीनों अलग अलग लेवल की जो गवर्नमेंट है उनको अपने जो
पावर यूज करने को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और इस तरह से पावर शेयरिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये वर्टिकल शेयरिंग ऑफ पावर है। ये हॉरिजॉन्टल है क्योंकि सारे एक ही लेवल पे होते हैं। जैसे ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, जो तीन वर्ड यहां पर लिखे हुए वो एक ही लेवल पर है। ठीक है, ये और एक ही लेवल पर रहते हुए इस तरह से ये अलग अलग पावर यूज करेंगे। लेकिन मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट यहां लिखा है, स्टेट यहां लिखा होता और रीजनल यहां लिखा होता, ये क्या होगा, डिफरेंट लेवल पर आ जाते। सबसे नीचे लेवल पर रीजनल लेवल गवर्नमेंट होती, मिडिल पे स्टेट लेवल और हाईएस्ट लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट होती। तो इस तरह से ये अलग अलग लेवल पर है। ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे पावरफुल होती है, स्टेट गवर्नमेंट उससे कम और रीजनल गवर्नमेंट जो है सबसे कम पावरफुल होती है। इसलिए इनका अलग अलग लेवल है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग इनके लिए अलग अलग इनकी जो जुरिस्डिक्शन है, यानी इनका अलग अलग अधिकार क्षेत्र जो है वो संविधान के अंदर क्लियरली जो है वो मेंशन किया गया है। थर्ड टाइप ऑफ पावर शेयरिंग आ जाती है, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप। ठीक है, कि अलग अलग जो सोशल ग्रुप होते हैं उनके बीच में भी पावर को शेयर किया जा सकता है। जैसे पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, या ठीक है, कि अलग अलग धार्मिक और भाषाई समूह जो होते हैं उनके द्वारा भी उनके अंदर भी पावर को शेयर किया जाता है। जैसे बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट है, सभी कम्युनिटी की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती थी, ये भी इस अरेंजमेंट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट में डच लोगों को भी अपना सरकार बनाने का अधिकार है और जो फ्रेंच कम्युनिटी है उनकी भी अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाने की अधिकार है। तो उससे क्या होगी, दोनों के बीच में जो पावर है वो शेयर होगी। और हमारे देश में इस चीज का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, समाज के जो कमजोर वर्ग है उनके लिए जो रिजर्वेशन सिस्टम बनाया गया है, ये हमारे देश में पावर शेयरिंग का एक एग्जाम्पल है। इस मेथड के द्वारा जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो कम संख्या वाले लोग हैं, उनको पावर के अंदर एक उनका अच्छा शेयर प्रोवाइड करने का ये एक विधि है। कौन सी, रिजर्वेशन सिस्टम वाली। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर भी ये पावर शेयर जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप के अंदर होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, पावर शेयरिंग कैन ऑल्सो बी सीन इन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स, की अलग अलग राजनीतिक पार्टियों और डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स के द्वारा भी पावर शेयर की जाती है। दिस टाइप ऑफ पावर शेयरिंग कैन बी सीन व्हेन टू डिफरेंट पार्टीज कम टुगेदर एंड फॉर्म ए गवर्नमेंट। ठीक है, कि ये इस तरह की पावर शेयरिंग जो है उस समय भी देखी जाती है जब दो अलग अलग पार्टियां मिलकर एक सरकार बनाती है, जिसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट के अंदर रहते हुए वो दोनों पार्टी जो है पावर शेयर करती है। ये होगा डायरेक्ट शेयरिंग ऑफ पावर। जैसे हरियाणा के अंदर जो ये एक एग्जांपल है, हरियाणा के अंदर कोलिशन गवर्नमेंट है, बीजेपी और जनहित जेजेपी की। ठीक है, जननायक जनता पार्टी की। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है कोलिशन गवर्नमेंट का। और अगर बाय द वे कोलिशन गवर्नमेंट ना भी हो तो भी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर पावर शेयर होती है। कैसे, कि आज सेंटर के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट है, सेकंड प्लान के अंदर वो काम कर रही है, और इससे पहले भी उनकी गवर्नमेंट थी 2004 टू 2019 तक। लेकिन 2014 से 2019 तक बीजेपी की गवर्नमेंट थी, और उससे लास्ट 2 प्लान्स के अंदर, यानी 2004 से लेकर 2014 तक 5 इयर्स के 2 प्लान जो है कांग्रेस गवर्नमेंट में थी। इस तरह से इन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर इनडायरेक्टली पावर शेयर की। ठीक है, कि पहले 10 साल कांग्रेस ने शासन किया है और अब जो है अपने मेजोरिटी के बेस पर बीजेपी 10 साल जो है वो शासन करने जा रही है। ठीक है, क्योंकि सेकंड टर्म के अंदर इनको मेजोरिटी मिल चुकी है, तो ऑब्वियसली ये अपने टर्म कंप्लीट करेगी। तो इस तरह से इनडायरेक्टली यहां भी पावर शेयर हो रही है टाइम टू टाइम। ठीक है, और जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होते हैं उनके अंदर कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं जो किसी खास लोगों की इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। जैसे ट्रेडर्स है, ट्रेडर्स की जो यूनियन है वो क्या है, अपने ट्रेडर्स की भलाई के लिए, व्यापारियों की भलाई के लिए आवाज उठाते हैं। बिजनेसमैन, अपने लोगों की बिजनेसमैन की यूनियन होती है, वो उनके लिए इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर, इंडस्ट्रियल वर्कर, सबके जो है वो ग्रुप होते हैं। वो अपने अपने जो ग्रुप के लोग हैं उनके इंटरेस्ट के लिए, उनकी भलाई के लिए डिमांड गवर्नमेंट से करते रहते हैं। ठीक है, और फिर क्या होता है, दे विल ऑल्सो हैव ए शेयर इन गवर्नमेंट पावर। उनको भी गवर्नमेंट के अंदर पावर को शेयर करने का मौका मिलता है। कैसे, ईदर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट कमिटीज,
या तो सरकार जो कमेटियां बनाती है उनके अंदर इनके डायरेक्ट पार्टिसिपेशन के जरिए, और ये कमेटी सिफारिश करती है फिर कि किस तरह का कानून बनाया जाना चाहिए, किस तरह की जो योजना लाई जानी चाहिए इन लोगों के फायदे के लिए। तो इस तरह से ये पार्टिसिपेशन के अंदर काम पार्टिसिपेट करते हैं अपना, ठीक है, कमेटीज के जरिए। या फिर ब्रिंग इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, या जब डिसीजन लिया जाता रहा है या डिसीजन मेकिंग की जो प्रक्रिया है उसको प्रभावित करके भी ये पावर शेयर करते हैं, ठीक है। कि जैसे कोई भी कानून पास हुआ है, कोई नया लॉ बनाया गया हो, तो फिर ये लोग हो सकता है उसके अंदर मान लीजिए किसानों के खिलाफ हो कोई, या इंडस्ट्रियल वर्कर के उसमें नुकसान हो रहा हो, तो फिर ये लोग क्या करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जुलूस निकालेंगे, हड़ताल करेंगे, और इस तरह से उस डिसीजन में उस प्रोसेस को पूरी तरह से इन्फ्लुएंस करने की, प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये 4 डिफरेंट फॉर्म ऑफ द पावर शेयरिंग है, जिसके द्वारा पावर जो है डिफरेंट सेक्शंस और डिफरेंट लेवल के ऊपर, डिफरेंट ऑर्गन्स के साथ और डिफरेंट सोशल ग्रुप के अंदर जो है ये पावर जो शेयर की जाती है, जिससे सभी लोगों को पावर के अंदर अपना हिस्सा मिलता है, पावर एंजॉय करने का मौका मिलता है, और उन्हें किसी भी तरह से ऐसा नहीं लगता कि ये देश या से सरकार हमारी नहीं है, और फिर उनकी लॉयल्टी जो है उस अपने देश के साथ और ज्यादा बढ़ जाती है, देश के प्रति और ज्यादा वफादार हो जाते हैं, अपने देश के वेलफेयर के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पावर शेयरिंग जो है वो जरूरी है, और इस प्रकार से ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, और इसी टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो रहा है। और मुझे पूरी आशा है कि आप सभी लोगों को ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ आया होगा। अगर बाय द वे कोई कहीं दिक्कत रह जाती है तो आप प्लीज़ मेरे साथ वो दिक्कत शेयर कर सकते हैं, ताकि उस दिक्कत या उस प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं। मेरी यही कोशिश रहेगी किसी भी बच्चे को जो है किसी भी तरह की परेशानी ना हो किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। इसलिए इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है, और वो साथ निभाने के लिए अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट, ठीक है। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पहले की दोनों वीडियो के भी लिंक जो है वो डाल दूंगा, और अगर आपको पहले वाले लिंक अब वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उन लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। तो लास्ट में मेरे अचीवर्स पॉइंट स्टडी चैनल से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और फ्यूचर में भी अपना ये प्रेम इस चैनल के साथ बनाए रखें। धन्यवाद।